सबसे पहले बात करते हैं जी पीएस मॉर्गन के अनसेंसर्ड डिबेट अबाउट द रीसेंट इंडिया पाकिस्तान स्क्रिमिश की। बड़ा अजीब सा पैनल था बिकॉज शुरू में मुझे पैनल को देख के लगा कि यार व्हाट अ स्मार्ट जॉब, यानी जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी खर साहिबा और इंडिया की जानी मानी सहाफ़ी बरखा दत्त इज़ गोइंग टू बी देयर, और इसके अलावा सोशल मीडिया अगर इन्फ्लुएंसर्स की बात की जाए तो बियर बाइसेप्स के नाम से बड़ा ही मशहूर पॉडकास्ट करने वाले रणबीर बरार वहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा शहजाद गयास जो कि पाकिस्तानी थिंग्स के पॉडकास्ट लीड करते हैं एंड इज़ वेरी वेल नोन अमंग्स द मिलेनियल्स एंड जेन जी, इन दोनों को भी बुलाया गया। पर इट इज़ सच अ शेयर डिसग्रेस। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह पाकिस्तान को अगर कहा जाता है कि इट इज़ द मीम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया अनफॉर्चुनेटली हैज़ रिड्यूस्ड इट्स नैरेटिव and its arguments to being the troll capital of the world। यानी वो हमें बार बार masters of deflection and denial कह रहे थे, लेकिन पूरी दुनिया के व्यू में था how non-objective and how flimsy their arguments were। Not only that, the theatrics, यानी मुझे अच्छा लगा जब शहजाद गयास, who I know personally because I've trained him in parliamentary debating, के बच्चे जब parliamentary debates करते हैं they are very very lethal with their swift retorts and their rebuttals। तो उन्होंने बड़ा clearly कहा कि the world is now witnessing the poise and the grace of Hina Rabbani Khar and on the other hand the theatrics of बरखा दत्त। और साथ साथ ये भी उन्होंने इशारा दिया कि ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए कि राफ़ेल तैयारा जितनी तेज़ी से नीचे आया है उसका सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन किया जा सकता है बरखा दत्त की रेपुटेशन एज अ क्रेडिबल जर्नलिस्ट के। यानी एक तरफ होता है अपने पुराने बयानात के ऊपर डटे रहना, यानी दिस इज़ द सेम जर्नलिस्ट हु फियर्ड फॉर हर ओन लाइफ एट द स्टेक ऑफ हर प्रेजेंट गवर्नमेंट। बीजेपी के ऊपर वो तनकीद नहीं कर सकती, नरेंद्र मोदी के बारे में वो बात नहीं कर सकती, जिस तरह के आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे इट वॉज रियली रियली फ्लिम्सी। सबसे इंपॉर्टेंट बात बार बार कि पाकिस्तान इज़ द एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म एंड पीएस मॉर्गन अगेन गुड जॉब इन नॉट बीइंग एन अनबायस्ड रिपोर्टर, जो कि दुनिया आपको देखती रही है जब आप फ़लस्तीन का और इसराइल से रिलेटेड रिपोर्टिंग भी करते रहे। योर बायसेस आर वेल नोन, बट योर एफर्ट इन ट्राइंग टू ब्रांड एन इस्लामिक कंट्री एज अ टेररिस्ट स्टेट्स was so evident, जहां आप ये बात ही नहीं कर पा रहे कि what is the definition of terrorism। बारहा हिना रब्बानी खर साहिबा ने और शहजाद गयास ने दोनों ने भारत को ये याद दिलाया कि कितने इनके अपने पेंडिंग केसेस हैं, इंक्लूडिंग द वंस ऑन नरेंद्र मोदी who was not allowed to enter US क्योंकि उनको कहा जाता था कि he is known as the butcher of Gujarat। I think the most apt reply to all of that is whenever they try to bring in Osama bin Laden के जी पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ 800 मीटर दूर ओसामा बिन लादेन पाया गया। ओसामा बिन लादेन is dead, but the butcher of Gujarat lives। And most importantly, क्या हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि इंडिया की इन्वेस्टिगेशन इतनी कंप्लीट और इतनी मुकम्मल और इतनी वाटर टाइट होती है कि दुनिया उस पर अंधा एतमाद कर ले। ये कहें कि दिन है तो दिन है, ये कहें रात है तो रात है। 2001 में 9/11 के वाक़यात हुए थे। ओसामा बिन लादेन was assassinated, was killed, was captured and then killed in 2011। यानी 10 साल की पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस की काविशें और उनका आई एम श्योर कि वो एक जगह तो नहीं बैठे होंगे, इसमें वो मूव करते रहे हैं एंड फाइनली ही वाज ट्रैक्ड डाउन। ऑन द अदर हैंड 22 अप्रैल वाला पहलगाम वाक़या, और भारत ये एक्सपेक्ट करता है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशंस, बाय द वे आपको एक दफ़ा फिर रिमाइंड करती रहूँ कि 2006 में होने वाले गुजरात में और भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में जहाँ हिंदू पार्टीज़ और RSS पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशंस आज तक मुकम्मल नहीं हुई है। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट पे स्टे ऑर्डर्स आ रहे हैं, वहाँ पे फुल प्रूफ उनको जो ना एविडेंसेस नहीं मिल रहे, वहाँ पे जो एनी शवाहिद मिलते हैं या जो गवाह होते हैं वो अपनी बातों से पलट जाते हैं। लेकिन 10 दिन के अंदर एक ऐसी सुपर पावर, एक इंस्टीट्यूशनल पावर इंडिया के पास आई कि ना सिर्फ उसने पहलगाम वाक़े, जिसके बाय द वे टेररिस्ट अभी तक मिले भी नहीं हैं, इन्होंने पूरी तहकीक कर ली, इन्वेस्टिगेशन कर ली, सबूत जमा कर लिए और इल्ज़ाम थोप दिया पाकिस्तान के ऊपर। This is the seriousness of what is called as one of the biggest, डेमोक्रेसीज़ ऑफ द वर्ल्ड। खैर जी आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खालिद चिश्ती साहब। ही इज़ अ रिटायर्ड एयर कोमोडोर एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस एनालिस्ट। इनका तज्ज़िया मैं मुख्तलिफ अखबारों में सुन रही थी, मुख्तलिफ चैनल्स पे मैं सुन रही थी। एंड खालिद साहब, एन अमेजिंग जॉब इन टेलिंग अस अबाउट द डिटेल्स ऑफ दिस कॉम्बैट एंड द डॉग फाइट। मुझे ये बताइए, जो हजीमत है ऑफ कोर्स बर्दाश्त नहीं हो रही और हम जानते हैं कि भारत हमेशा नैरेटिव को रीराइट करने की कोशिश करता है। इस
इस वक्त वो जिस इस्तराब में है, जिस तरह उनके मायानाज क्रेडिबल इंटरनेशनली अक्लेम जर्नलिस्ट और थॉट लीडर्स एक अजीब सी बेचैनी का शिकार हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया सिद्रा साहब आपका, आपके चैनल का मुझे इनवाइट करने का, और आपने अच्छे अल्फाज कहे, मैं शुक्रगुजार। देखिए, ये इतनी बड़ी माइट या इतना बड़ा एक इन्फ्लुएंस या जोन पैदा कर दिया, एक सेल्फ क्रिएटेड। आपने बड़ा इंट्रोडक्शन में अच्छा कहा कि ये इतनी बड़ी हाइप, इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी इनकी है, और सल्यूट करना चाहिए ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी को जो हादसा या जो भी मिसहैप या फॉल्स फ्लैग जो नाम दे लें एज ए स्टोरी राइटर, 10 मिनट के बाद उनको ये पता चल गया था कि 2 कश्मीरी थे जो दहशतगर्द थे सो कॉल्ड, और 2 पाकिस्तानी थे उसके अंदर। सैल्यूट इसलिए मैं करना चाह रहा हूँ कि आपको 10 मिनट बाद पता चल गया, सिर्फ 10 मिनट पहले नहीं पता लगा। आपके टाइमिंग्स कमाल के हैं, आपकी एनालिसिस बड़ी कमाल की है, आपने FIR भी काट दी और आपने ब्लेम भी कर दिया, और फिर 2 हफ्ते तक आपने एक हाइप क्रिएट की अपने लोगों के 1.4 बिलियन लोगों के जहन में कि ये पाकिस्तान है जिसको पनिश करना है जी। अब आप पर कर्ज हो जाता है जब आप इतनी बड़ी रियासत, इतनी बड़ी हुकूमत, इतनी बड़ी इकोनॉमी के मालिक हों, लीड कर रहे हों, मैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ इशारा कर रहा हूँ हिंदुस्तान के, तो आपको लाजिम हो जाता है फिर कुछ तो करें आप। और वो उन्होंने कोशिश की, आपके सामने देख लिया, जो हजीमत उठानी पड़ी उनको। पहले चंद दिनों में उन्होंने राफेल 4 भेजे, पाक फिजाइया ने उनका इतना काउंटर किया कि उनको पैनिक लैंडिंग करनी पड़ी श्रीनगर पर। अभी भी उनको इंडिकेटर नहीं मिला। उसके बाद आप देखिए क्या होता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लीट, अगर टॉप 10 फाइटर जहाज़ों का मैं कहूँ, मैं ज़्यादा फोकस एयरफोर्स पे इसलिए कर रहा हूँ कि इतना हाइट क्रिएट करने के बाद इफेक्ट किसने क्रिएट करना था, और वो जाहिर है एयरफोर्स उनके लिए पहला टूल था। टॉप 10 इस वक्त दुनिया के अगर फाइटर जहाज का मैं काउंट करूं तो 10 में से 4 इस वक्त हिंदुस्तान एयरफोर्स में हैं। उस दिन आपके 72 जहाज़ों में से 33 जहाज, प्रिसाइजली मैंने रिसर्च कर ली, मैंने कंफर्मेशन कर लिया पाक फिजाइया के थ्रू, 33 जहाज 36 के फ्लीट में से 3 जहाज उनके राफेल डाउन थे टेक्निकल वजह से, और 33 उस वक्त हवा में थे। और बाकी आपने इतना बड़ा फ्लीट इकट्ठा किया 72 जहाज़ों का टू पनिश पाकिस्तान। वो भी उसकी तफसील अगर जानना चाहेंगी तो मैं समझा दूंगा, कोशिश करूंगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की। और अर्ज कर रहा हूं कि इतना बड़ा माइट क्रिएट आपने, हैवक क्रिएट कर दिया, जिनी क्रिएट कर दिया पाकिस्तान को। और फिर हुआ क्या, आपके जो 5 जहाज जो है वो मलबे की सूरत में लैंड किए और बाकी बखरियत उतरने दिए पाक फिजाइया ने। उसमें से भी 5 हम फर्दर शूट करने की कैपेबिलिटी रखते थे। मैं पाक फिजाइया से उस रात इन टच था कंटिन्यूसली। मुझे काउंट डाउन आ रहा था कि 1 हो गया, 2 हो रहा है, काउंट अप आ रहा था। सो आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज। और बहुत सरप्राइज मैं इसलिए नहीं कि मैं ये सारी अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, तो इस सिलसिले में देख के आया था, ये सलाहियत। खालिद साहब, इफ आई मे इंटरजेक्ट, आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन। मुझे ये बताइए कि व्हाट पाकिस्तान मैनेज टू डू। पाकिस्तान ने पहले ही वार्न किया था कि वी हैव कंप्लीट कैपेबिलिटी टू रिटेलिएट एंड टू डिफेंड आवर सॉवरेन लैंड, और जब हम अटैक करेंगे तो दुनिया देखेगी, एंड वी हैव स्टेड ट्रू टू आवर वर्ड्स। मैं ये जानना चाहती हूँ एज अ डिफेंस एनालिस्ट एंड स्ट्रैटेजिस्ट, एज समबडी हु अंडरस्टैंड्स द वॉर रूम, द सिचुएशन रूम, मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में अब आप जब पलट कर देखते हैं तो इंडिया के जहन में क्या स्ट्रैटेजी या क्या गेम प्लान था? मुझे ऐसा लगता है ये भी हम ओवर सिंप्लीफाई करते हैं जब हम कहते हैं कि मोदी ने सिर्फ बिहार के इलेक्शंस के लिए ये किया। देयर मस्ट बी अ लार्जर प्लान। आपका बीजेपी, आपका आरएसएस, आपका पब्लिक प्रेशर, हो सकता है देयर इज़ वन इंडिविजुअल हु इज़ जिसका जंगी जुनून उस वक्त उरूज पे हो, लेकिन बीइंग अ बिग मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एज वेल, इनकी ट्राई फोर्सेस क्या इनको फीडबैक दे रही थी, क्या इत्मीनान दिला रही थी, और इन्होंने किस पॉइंट तक जाना था? दिस इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ बीइंग न्यूक्लियर स्टेट्स, बोथ बी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, और यहाँ पे एक एस्केलेशन लैडर हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि किस हद तक दोनों ममालिक जा सकते हैं, क्योंकि जो मसाइल हैं वो तो कल हल होने वाले नहीं हैं। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ पे आप जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट की तरफ कर रही हैं, स्ट्रेटेजिक पे बहुत बड़ी मिस रीडिंग की है। टैक्टिकल तो की है जहाज़ों वाली और बाकी चीज़ें हम बाद में आएंगे। स्ट्रेटेजिक मिस्टेक मेरी नज़र में ये की है कि उन्होंने समझा कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट दुनिया की नज़र में इररिलेवेंट हो चुका है। ऑलमोस्ट, ये उनकी नज़र में, उनका ख्याल ये था कि अफगानिस्तान में अब अमेरिका को ज़रूरत नहीं है, ईरान के साथ को थोड़े से ताल्लुकात कशीदा भी हैं बॉर्डर सिचुएशन की वजह से, हिंदुस्तान के साथ है ही नहीं, चाइना का सी पैक जो है वो थोड़ा सा उस स्पीड पे नहीं चल रहा जो चाइना की मर्जी से, तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान की रेलेवेंस इज बीइंग लॉस्ट।
और उन्होंने कहा ये बड़ा आइडियल टाइम है। उधर प्रेसिडेंट ट्रंप ने टेक ओवर किया है और वो इंडिया को जाहिर है एक वैल्यू ऐड करना चाहते थे मोदी, कि चाइना का जो अगर कन्फ्रंटेशन कर सकते हैं तो सिर्फ हम कर सकते हैं, और चाइना का उस वक्त करेंगे अगर हम पाकिस्तान को सो कॉल्ड उनकी नज़र में न्यूट्रलाइज कर चुके होंगे। जब हमारे हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं होगा पाकिस्तान का तो हम जरा फोकस कर सकेंगे चाइना को। और आपने देख लिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आते ही जितनी सैंक्शंस काउंटर किया, इकोनॉमी के जो काउंटर टैरिफ लगाने शुरू किए, इससे इंडिया ने मिसरीड ये किया कि शायद उनकी वैल्यू बन गई है, और अगर नहीं बनी है तो पाकिस्तान को सबसर्विएंट करके बनाई जा सकती है। ये मेरा तो वो टोटली मिसकैलकुलेट किया उन्होंने ये जिसका पीएस मॉर्गन वाले शो का कल इशारा दे रही, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तानियों को, एक तो आई कैन पॉइंट आउट द फॉल्ट्स एज अ जर्नलिस्ट, लेकिन हो सकता है आम आदमी इस तरह किसी भी टॉक शो को या किसी भी डिबेट को थ्रेडबेयर नहीं करता होगा। मुझे बताइए, ये हमेशा बैकफुट पे डालते हैं और इन्होंने दे हैव टेकन अ पेज आउट ऑफ द प्ले बुक ऑफ यूएस कि जी जब यूएस फोर्सेस यहाँ पे उसामा बिन लादेन को कैप्चर कर सकती हैं, मार सकती हैं, तो वी कैन ऑल्सो मेक सिमिलर क्लेम्स एंड कम एंड अटैक एंड कंडक्ट सर्जिकल स्ट्राइक्स एज दे वुड लाइक टू कॉल इट। व्हाट इज द काउंटर आर्ग्यूमेंट टू दैट? It's a simple calculation. Prime Minister and the Armed Forces of India thought that we can make this a new normal. New normal का मतलब ये है कि अगर जब भी हमें शक पड़ा, यानी हिंदुस्तान को शक पड़ा कि पाकिस्तान ने कुछ किया है, तो हम आपको पनिशमेंट छोटी मोटी उधर ही थप्पड़ लगा दिया करेंगे, आपको कान खींच दिया करेंगे आपका। तो ये जो ब्रामोज हैं ये हम पनिशमेंट करते रहेंगे और पाकिस्तान शुड एक्सेप्ट दिस। उनका ख्याल ये था कि हम इस हद तक ट्यूनिंग कर लेंगे। मैंने जो डॉक्यूमेंट्री जिसका जिक्र कर रहा था, मैंने उसमें ये लफ्ज़ यूज़ किए थे पाक फ़िज़ाई के सरबराह के बारे में कि मैं उनको 40 साल से जानता हूँ, बहुत हम्बल डाउन टू अर्थ आदमी है, बट व्हेन इट कम्स टू एक्शन ही इज़ अ वेरी एग्रेसिव मैन। और मैंने क्या लफ्ज़ यूज़ किया था कि ही विल सरप्राइज यू, ये मैंने लफ्ज़ यूज़ किए थे, आप नोट कर लें। तो उनका मतलब ये था। अब आपको मैं एक और डाटा शेयर करके फिर जवाब से लिंक करने की कोशिश करता हूँ। मैं पाक फ़िज़ाइया से क्योंकि इन टच था, तो जब ये ऑपरेशन हुआ 10 तारीख को सुबह 4:30 बजे से लेकर 11-12 बजे तक, तो मैं डिटेल्स जब मुझे अगले दिन मिली, कौन से वेपन्स यूज़ किए, कितने बॉम्ब्स वगैरह कहाँ गिराए गए, क्या टारगेटिंग थी, क्या सक्सेस रेट था, तो आप हैरान होंगी शायद सुनकर कि जो पाक फ़िज़ाई ने मुझे रिकन्फर्म भी किया जब मैंने कैलकुलेट करके सवाल किया, तो जितनी टनेज ऑफ बॉम्ब उस दिन 4.5 घंटे में पाक फ़िज़ाई ने हिंदुस्तान पर गिराई है थ्रू डिफरेंट मीन्स, वो पूरी 1965 वॉर की टनेज से ज्यादा है। वो 17 दिन चली थी जंग, ये 5 घंटे भी नहीं चली जंग। अब मैं लिंक करता हूं उस बात से जो आपने सवाल किया था। देखिए, आपने कहा कि वो क्या तवक्को करते थे, वो तवक्को करते थे कि पाकिस्तान पर अपना न्यू नॉर्मल सेटअप इम्पोज थ्रस्ट कर दें। सही। तमाम फोर्सेस ने रोल प्ले किया है, लेकिन मैं प्रीव्यू ज्यादा हूं पाक फ़िज़ाइया की परफॉर्मेंस का भी, कंट्रीब्यूशन का भी, इम्पैक्ट का भी, एट द एंड रिजल्ट क्या अचीव किया। पाक फ़िज़ाइया ने इतनी मैसिव बॉम्बिंग करके 16 के करीब एयर बेसिस को हमला करके, पेट्रोलियम के उनके स्टोरेज को, एमुनिशन के, मिसाइल के स्टोरेज पर डंप करके, 2 S-400 के जो साइट्स थी उनको अटैक करके, एक भुज को 1 दफा और आदमबर्ग को 2 दफा अटैक करने के बाद मैसेज ये भेजा कि न्यू नॉर्मल आपका नहीं होगा, न्यू नॉर्मल हमारा होगा। In other words, we have sent a clear message कि behave yourself, otherwise you will, we have the capability to retaliate. Sir, मुझे बताएं कि on the eastern border we have re-established our deterrence. हमारी air-mindedness जो हमारे conflict के war game की है, for the first time Pakistan was also very open कि now we are not doing defensive anymore. It will be an offensive defense, जो कि हमने prove भी किया। मुझे ये बताइए what's happening on our western borders, Balochistan, Jafar Express, at the same time the land of Afghanistan being used to instigate Pakistan and to continue having attacks over here, to continue having insurgencies, ये हमारी reality है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं अक्सर सोचता हूँ इसके बारे में कि हिंदुस्तान जब फ्रंट पे, यानी ख़ास तौर पर हवा में जितनी ह्यूमिलेशन उनको हुई है और इतनी बड़ी माइटी उन्होंने जो अपना इमेज को क्लैप्स किया, जिसको मैं जोम या मान कहता था अपने आप को, बहुत था, वो शैटर हुआ है। तो अब और दुनिया एंटर हो गई है, तो अब उनके पास क्या चॉइस है? उनके पास पहले भी यही चॉइस थी, वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से हमें पेनिट्रेट करना, प्रॉक्सीज के थ्रू करना, अनडिक्लेयर्ड 5th जनरेशन वॉर करना कि जो नजर ना आए, वो पहले भी था। और बाय द वे, एज अ स्टूडेंट्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी, मैं समझता हूं कि ये शायद उनका फर्ज है, क्योंकि उन्होंने तो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है। हमने ये देखना है
कि हमारा जितनी जॉइंटनेस ज्यादा होगी पाकिस्तान में, यूनिटी लोग, आपने देखा कि पूरी कौम 25 करोड़ की 25 करोड़, मैं सड़कों पर निकल तो नहीं पाया बिकॉज ऑफ मीडिया में थोड़ी सी जो कंट्रीब्यूशन चल रही थी, लेकिन आप अंदाजा लगाइए मैं निकलता था तो लोग मुझे, मैं एक दिन चैनल पर गया तो लिटरली उसके सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक के, उसने कहा जी मैंने आपको कभी नहीं रोक, लेकिन मैंने आपको आज सलाम करना है क्योंकि आपकी जो एयरफोर्स ने किया है, मैं आपको रोक के, मुझे गुस्ताखी होगी लेकिन आपको रोक के मैंने कहना था आज। सर मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी हुई जब इस सेंटिमेंट को अपनी तरफ से एक्सप्लॉइट करने के लिए कि दे अगेन बहुत ज़्यादा मिसकैलकुलेशन सी, स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन सी, खालिद साहब इन्होंने समझा कि कुछ बलोच रहनुमा या यूथ लीडरशिप को अपने शोज़ में बुलाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलवाएंगे, और वहाँ पे भी बहुत इनको मुँह की खानी पड़ी है बिकॉज एवरीबडी सेड दिस इज़ आर इंटरनल मैटर एंड यू हैव नो राइट टू से एनीथिंग टू पाकिस्तान, और हमने आपसे पैसे नहीं लिए हुए कि हम यहाँ पर बैठ के अपने मुल्क की बुराई करेंगे। मेरा सवाल आपसे एक आखिरी ये होगा कि मुझे ये बताइए कि जिस तरह चाणक्य नीति जो कई दफ़ा कोट की जाती है भारत के डिफेंस एनालिस्ट की तरफ से, इट्स लाइक द आर्ट ऑफ वॉर बाय सन त्जू एंड दे फॉलो इट लाइक अ बुक फॉर देम, उसमें बार बार वो कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, एंड दैट इज़ वाई दे हैव मेड देयर बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट्स इन अफगानिस्तान एंड इन प्रॉक्सीज अगेंस्ट पाकिस्तान। आर वी टर्निंग अ न्यू चैप्टर एज वी सी के पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशनशिप्स में, और ख़ास तौर पे मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑर्डिनेशन में और दूसरे यानी इकोनॉमिक कॉरिडोर वाइज भी अगर बात की जाए, क्या एक नए बाब का आगाज़ हो रहा है? दैट्स अ वेरी वैलिड ऑब्जर्वेशन। देखिए दुनिया में ये बिल्कुल ठीक है, हमें भी संजू बड़ी पढ़ाई गई थी और मैं पढ़ाता भी रहा बाद में एनडी वगैरह में, हमें भी ये बताया गया था कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है। एब्सोल्युटली मैं डे वन से कह रहा हूँ कि दुनिया में कोई रिश्तेदारी, दोस्ती, कोलैबोरेशन, ब्रदरहुड नहीं होता एक्सेप्ट द कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। जितनी आपकी कॉमन नेशनल इंटरेस्ट है, ये नेशनल इंटरेस्ट एक मुल्क की दूसरे से कन्वर्ज करेगी, उतना ही ज्यादा आपका कोलैबोरेशन होगा। आपने ड्रोन देखे इजराइल ने हिंदुस्तान को दिए, क्यों दिए? कि नेशनल इंटरेस्ट ओवरलैप करती है। रशिया ने S-400 दिए, नेशनल इंटरेस्ट कोलैबोरेट करती है। दुनिया में ये सब लोग करते हैं और करना चाहिए। दिस इज एन आइडियल अपॉर्चुनिटी। थोड़ा सा इसको अगर आप वजाहत कीजिए, मुझे ये बताइए कि बांग्लादेश के लिए भी द थ्रेट ऑफ इंडिया, द बुलिंग ऑफ इंडिया इज जस्ट एज रियल एज पाकिस्तान। क्या उनको भी लगता है कि वो बांग्लादेश के इंटरनल मामलात में ज़रूरत से ज़्यादा मदाखलत करते हैं? ऑब्वियसली दैट इज द फैक्टर। उससे देखिए बांग्लादेश के करीब आने में हमारा कमाल कम होगा, इंडिया का कमाल ज्यादा होगा। मोदी साहब का कमाल सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है। मोदी साहब हट जाए तो शायद हमारा शायद इतना अच्छा ना हो। ये हमें फेवर कर रहे हैं मोदी साहब उस सेंस में। खालिद साहब मैं यहाँ पे वेलकम करना चाहूंगी सीनियर जर्नलिस्ट नासिर बेग चुगताई साहब ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एक सवाल उनसे भी करते चलते हैं। नासिर साहब, NBC, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर दिस मॉर्निंग। मुझे ये बताइए कि एक क्रेडिट तो मोदी साहब को जाता है, हम जितने पोलराइज थे, बिखरे हुए थे सियासी फ्रंट्स पर, मीडिया के फ्रंट पर, यूथ के सेंटिमेंट में एक कर दिया हमें। दूसरी तरफ जो वही वाली बात है कि जो जितने लोगों का दिल दुखाया हुआ था ख़ास तौर पे इस खित्ते में एंड अदरवाइज, वो भी सारे पाकिस्तान की साइड पर हो गए। ये क्रेडिट मोदी को देंगे आप? देखिए मोदी साहब का बड़ा क्रेडिट ये है कि वो 2016 से 19 से उसके बाद के इंतखाबी कैंपेन में जो वादे करते रहे वो पूरे कर रहे हैं। वो आप एक बात तो ये है जी। अब वो उसको कौम परस्ती कह लें आप, उसको इंतहा पसंदी कह लें आप जी। जो कुछ कह लें, और इसी बाइस इख्तलाफात पैदा हुए हैं बहुत ज़्यादा कौमों के अंदर जी। विद इन इंडिया तो ऑलरेडी बड़े इख्तलाफात हैं, बहुत बड़े इख्तलाफात हैं RSS के, कांग्रेस के, फिर भाजपा के, लेकिन जो विद इन रीजन सार्क की तबाही हुई है वो मोदी साहब ने की है। रीजनल कोऑपरेशन जो है हमारा, उसको बड़ा गलत किया है मोदी साहब ने, और अब उनका जो नया मुहाज खोलने की कोशिश वो कर रहे हैं वो बांग्लादेश है। लेकिन बांग्लादेश कमज़ोर है, अभी उसको हम इतना हाई उस पर नहीं रख सकते। उसकी मिलिट्री कमज़ोर है, उसकी मईशत जो है रास्ते बंद कर दिए हैं, उसके ट्रांजिट ट्रेड बंद कर दिए है, उसके फ्लाईओवर बंद कर दिया है, उसकी एक्सपोर्ट मुतासिर कर रहे हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बांग्लादेश के हक में नहीं जा रही। हम किस हद तक उसको सपोर्ट कर सकते हैं? आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, पाकिस्तान पे हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं कि वी हैव अनफॉर्चुनेटली कि जी पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है टेररिज्म। Why does Pakistan not come in the forefront and take credit for places where they have curbed terrorism? यानी हमारे UN सिक्योरिटी फोर्सेस में सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो पाकिस्तानी फ़ौजियों का है, हमारे सिपाहियों का है, जो दुनिया के तमाम कॉन्फ्लिक्ट रिडन रीजन्स में जाकर अमन व अमान के क़याम के लिए कोशां होते हैं।
हैं, कुर्बानियाँ देते हैं। दूसरा, अगेन जस्ट लाइक पाकिस्तान, टेररिज्म की सबसे ज़्यादा जो विक्टिमाइज हुआ था वो श्रीलंका हुआ था। श्रीलंका में अमन व अमान के क़याम के लिए और तमिल टाइगर्स को ख़त्म करने में जो पाकिस्तानी फोर्सेस का, पाकिस्तान का किरदार रहा है, व्हाई डू वी नॉट टेक क्रेडिट फॉर इट? इसमें हमारे लोग जो है ना वो फौरी तौर पर आज की हेडलाइन पे बात शुरू कर देते हैं जी कि आज के सुर्खी क्या है और इससे मेरा सियासी फायदा क्या होगा। वो लॉन्ग टर्म के फायदे नहीं दिख रहा है। लेकिन इस बार सिद्रा, मैं इस बार बहुत क्रेडिट दूंगा सब लोगों को, बिलावल भुट्टो से लेकर अत्ता तरर तक को, कि उन्होंने बहुत ठीक ठाक बातें की हैं इस बार गैर मुल्की चैनल्स के साथ। बिलावल भुट्टो के 4-5 इंटरव्यू हैं, बहुत प्रोमिनेंट, बहुत शानदार जी। और आसिफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने, हम कहते हैं भंड मारी है, तो उन्होंने भंड मारी है, लेकिन खालिद इसाक डार साहब ने एक अच्छा इंटरव्यू दिया है। एनबीसी, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ना हमारा थोड़ा सा, आई थिंक वी नीड टू ऑल कम टुगेदर एंड आल्सो हैव अ नैरेटिव। आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, you've covered all these major activities, और यही आखिरी सवाल मैं खालिद साहब से भी करूंगी। मुझे बताइए, ये जो हमारे पास्ट को लेकर, यू नो, व्हेन दे टॉक अबाउट टेरर कैंप्स बीइंग इन पाकिस्तान, टेररिस्ट बीइंग ट्रेन्ड इन पाकिस्तान, ये जब सवाल आता है, कल मैं देख रही थी इवन हिना रब्बानी खर वो स्ट्रगलिंग, हमारा कोई यूथ का रिप्रेजेंटेटिव होता है लाइक शहजाद गयास, दे वर स्ट्रगलिंग। ख्वाजा साहब की आपने बात की कि उनके स्टेटमेंट्स को मिसकंस्ट्रू, कोट एंड ट्विस्ट भी किया जा रहा है। इसका जवाब हो क्या सकता है एनबीसी? व्हाट शुड बी द, यू नो, द नेशनल नैरेटिव अराउंड इट? देखिए, जरा हमें एजर्ट करना पड़ेगा, हमें शुरू करना पड़ेगा मुक्ति बाहिनी से जी। इतनी बड़ी मिसाल है मुक्ति बाहिनी, जिसने पाकिस्तान को तोड़ने के लिए फौजी मुदाखलत की। हमारा जाफर एक्सप्रेस, ताज़ा जाफर एक्सप्रेस है ना, फिर के फॉर कश्मीर है, आपको याद होगा, रिमेंबर, के फॉर कश्मीर, के फॉर कराची। यहाँ कराची के ब्लास्ट याद होंगे आपको, कराची के धमाके याद होंगे, पेशावर के धमाके याद होंगे। इतना बड़ा हमारा एक, इतनी फिल्में बन सकती हैं इसके ऊपर। मैं बताऊं अब आपको कि सिंदूर पर फिल्म बनना शुरू हो गई है वहां पर, हम कुछ नहीं कर पा रहे। वो तमाम झूठे मामला पर अपनी कामयाबी का, याद हो कारगिल की कॉन्फ्लिक्ट के बाद विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स इंडिया की 50 किताबें उसके ऊपर पब्लिश हो गई थी विद द इंडियन नैरेटिव। आवर फर्स्ट बुक केम आउट आफ्टर 3 इयर्स, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव केम आउट आफ्टर 3 इयर्स। एग्जैक्टली जी। नहीं, यहाँ भी काम शुरू हो गया है सिंदूर के ऊपर भी जी, और हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने अभी, हमारी वजारत इत्तलात, हमारे प्रोड्यूसर जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे प्रोडक्शन हाउसेस, वो नहीं सोच रहे इस बारे में। तो नैरेटिव तो जब बिल्ड होगा ना, जब आप ये काम करेंगे, जब इस तरह की फिल्में आप लेकर आएंगे, डॉक्यूमेंट्रीज लेकर आएंगे। बाहर के आदमी को वॉइस ओवर करवा कर डॉक्यूमेंट्री देना कोई बड़ी बात नहीं होती। आप क्रिएटिव हो। आप, मेरा सवाल थोड़ा मुख्तलिफ था एनबीसी, और ये वक्त कम है तो मैं खालिद साहब के पास ले आती हूँ। खालिद साहब, हाउ शुड व्हेन द वर्ल्ड पॉइंट्स क्वेश्चंस, और बड़ा एक, मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा जाहिलाना आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता, बट इंडिया हैज़ बिन पेडलिंग इट। उन्होंने कहा जी क्योंकि उसामा बिन लादेन यहाँ पर मिला था तो इसका मतलब है पाकिस्तान इज़ अ, यू नो, और क्योंकि अमेरिका ने ये किया था तो हम भी करने के मुतामिल होते हैं। बार बार लश्कर तैयबा, बार बार जैश मोहम्मद, यानी यही नाम वो दोहराते रहते हैं। क्या है इसका जवाब? व्हाट इज द नैरेटिव अराउंड इट? देखिए, अगर बिल्कुल आपने सही कहा कि, और जो अभी बात हो रही थी कि ये जो मीडिया की सिर्फ जंग जीत है, कल हुकूमत ने कहा और इंडियन गवर्नमेंट ने कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये सस्पेंड हुआ है। अब मैं माइंडसेट से रिलेट करता हूँ आपके सवाल को। ऑपरेशन सिंदूर सस्पेंड हुआ है, इसका मतलब है अभी कंटिन्यू रहना है। और आप कंटिन्यू ग्राउंड पे देख रही हैं क्या हो रहा है। 4 लोगों ने अप्लाई किया है कॉपीराइट के लिए, नाम लेने के लिए, अपने नाम के लिए, ऑपरेशन सिंदूर बॉलीवुड पे फिल्म बनाने के लिए। कैन यू इमेजिन? तो आई वुड से कि बॉलीवुड के लिए तो कंटिन्यू रहेगा क्योंकि उनको तो एक और टॉपिक मिल गया। और एक बात, जो आर्ग्यूमेंट हम दे सकते हैं, मैं ज्यादा पास्ट में तो आप दोनों बेहतर इसका जवाब दे रहे हैं, मैं इसी ऑपरेशन में से 2 वायलेशंस ह्यूमन राइट्स की, जिसपे हम टेररिज्म कहते हैं, उसका नाम जो मर्जी दे लें, हिंदुस्तान ने 2 बहुत डिजास्टर्स सिचुएशन से हम बचाए ये खिता। पहला, ब्राह्मोस मिसाइल उन्होंने मारा और पाक फिजाइया ने उसको मिसलीड किया, डिफ्लेक्ट किया। आप मुझे ये बताइए, वो ब्राह्मोस अगर कंटिन्यू करता है वेस्ट की तरफ, ईरान में या अफगानिस्तान में गिरे जाकर, तो वुड एवर अफगानिस्तान और ईरान से कि ये इंडिया से फ्लाईओवर करके आया है, या दे वुड से कि पाकिस्तान ने मारा है, दे वुड से पाकिस्तान ने मारा है। ये हाईली इररिस्पॉन्सिबल, लेट्स से हमें ये दुनिया को बताना चाहिए कि हियर इज एन कंट्री हु डज नॉट इवन केयर अबाउट द लाइव्स ऑफ द पीपल। हमारी छोड़े, इस ऑपरेशन के दौरान भी। दूसरी बात, 57 एयरलाइंस उस वक्त पाकिस्तान की फिजाई हदूद में उड़ रही थी।
इंडिया की एयर ट्रैफिक हमारे से 4 गुना ज्यादा है कम से कम। इसका मतलब है 200 के करीब उस वक्त फ्लाइट्स हिंदुस्तान में उड़ रही थी और उन्होंने उनको नहीं डाइवर्ट कराया, क्योंकि अगर डाइवर्ट कराते तो पाक फिजाइया को सिग्नल हो जाता अपने रेडार्स पर कि फ्लाइटें डाइवर्ट हो रही हैं, कुछ ऑपरेशन आ रहा है। इसका मतलब यह है कि 250 एयरलाइनर उस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान की एयर स्पेस में उड़ रहे थे, जब 110 फाइटर जहाज तकरीबन 500 एयर टू एयर मिसाइल्स के साथ भी हवा में लड़ रहे थे, 500 एयर टू एयर वेपन्स के साथ। एक मिस इंटरप्रेट अगर फाइटर पायलट कर लेता, किसी तरफ से भी कर लेता, तो पूरी दुनिया ने फिर कहना था जी हमें ये हाईलाइट करनी चाहिए कि देखिए कॉम्बैट के अंदर भी एथिक्स असूल नहीं एक मुल्क अपना रहा। हम पीस टाइम में जो अपना रो रो के थक गए और आपको समझ नहीं आता, एक मुल्क है जो इट डज नॉट केयर कि अगर खालिद साहब NBC आई थिंक वेरी इंसाइटफुल एंड एक्सीलेंट पॉइंट्स हैव बीन रेज्ड ओवर हियर। देखिए एक नैरेटिव बनाना बहुत अहम है और उसके लिए खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग होना। मुझे पता है कि हम मुश्किल सवाल करते हैं, लेकिन जब इन मुश्किल सवालों का सामना करते हैं तो मिनहसल कौम हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज मैटर्स होनी चाहिए, बिकॉज हम एक यूथफुल पॉपुलेशन है। कई लोगों की पैदाइश से पहले के ये वाक़यात हैं और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन उनके पास ऑनलाइन मौजूद है उसमें बहुत ज़्यादा इंडियन आमेजिश है, बहुत ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन है। सो आई थिंक वी नीड टू हैव ए स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज मैटर्स। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे एयर कॉमोडोर खालिद चिश्ती साहब और नासिर बेग चुगताई साहब। एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं और इस बात को एक दफ़ा फिर वाजे कर दें कि पिछले 15 सालों से जो मोदी सरकार की सियासत रही है, जो RSS इंस्पायर्ड इनकी स्ट्रैटेजी रही है, मुझे तो समझ नहीं आती कि ये इतने हैरान क्यों हैं कि धर्म पूछ के, यानी आपकी रिलीजियस अफिलिएशन पूछ के कि क्या आप मुसलमान हैं या आप हिंदू हैं, उन 2 दहशतगर्दों ने वहाँ पे 26 लोगों को पहलगाम में मौत के घाट उतारा। इस बात से कतई नज़र कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, क्या ये दंगा, क्या ये फसाद, क्या ये फॉल्ट लाइन आपको पूरे भारत में नज़र नहीं आती? हाउ इज़ इट सो सिंपल कि इसका इल्ज़ाम आप पाकिस्तान पे लगाएं? पाकिस्तान से कुछ दूर, यानी कराची से कुछ दूर हैदराबाद में बॉम्बे बेकरी आज भी बहुत अच्छे अंदाज में चल रही है, जबकि हम ये देखते हैं कि हैदराबाद में कराची बेकरी के नाम से, सिर्फ नामों से और अफिलिएशन से इतनी नफरत है कि RSS के गुंडे वहाँ पे मौजूद थे, भारत के नाम पे नारे लगाते हुए बिल्डिंग को, यानी इस बेकरी को वो तोड़ रहे थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये लोग भी पाकिस्तान से गए थे? क्या ये सेंटिमेंट आपने खुद अपने माशरे में जहर के इंजेक्शन नहीं लगाए हैं? दीज आर द क्वेश्चंस वी लीव द व्यूअर विद।